हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एच जे कॉमर्स क्लासेस। तो आज से हम स्टाफिंग का चैप्टर का रिवीजन करना चालू कर देंगे और बाकी आगे के चैप्टर जो भी टर्म 2 के सीबीएसई के क्लास 12th में आ रहे हैं उन सब का रिवीजन चालू कर देंगे, क्योंकि इस कोरोना पेंडेमिक में पता नहीं पेपर होंगे कि नहीं, लेकिन हमें तैयारी पूरी रखनी है। तैयारी पूरी रहेगी, फिर चाहे पेपर हो ना हो वो हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि मान लो आगे तुम बीकॉम करोगे, बीकॉम में भी मतलब लगभग जो तुम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, बीकॉम में एक कोर्स है, मतलब कोर्स नहीं मतलब एक सब्जेक्ट है बीकॉम का, तो उसमें भी बिल्कुल यही है। तो पढ़ाई बिल्कुल भी बेकार नहीं जाती है, मत सोचना कि क्यों पढ़ूँ बेकार जाएगी। ये भी फिक्स नहीं है कि तुम्हारा पेपर कैंसिल ही होगा, पेपर हो भी सकता है। तो आज से हम लोग स्टाफिंग का चैप्टर का रिवीजन चालू कर देंगे, और जिसको ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कर देना अपने फ्रेंड के बीच। तो चलो शुरू करते हैं। स्टाफिंग चैप्टर करने से पहले देख लेते हैं कितने वेटेज का कवर करता है। तो हम देखेंगे, ये ऑफिशियल है जो सीबीएसई ने क्लास 12 के टर्म 2 का वो किया है, करिकुलम टर्म वाइज करिकुलम है। और इसमें रुको एक मिनट, कलर रुको, हाँ ठीक है। तो देखो, स्टाफिंग चैप्टर है तुम्हारा पहला ही, ये आता है पार्ट ए में, जो कि है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। इसके टोटल हैं 13 पीरियड्स। सॉरी रुको 13 पीरियड्स हैं इसके। 13 पीरियड्स मतलब कि बुक में कितने में इसको कवर किया गया है। और ये देखो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग तीनों मिला के कर रहा है तुम्हारा 20 मार्क्स का कवर। 20 मार्क्स छोटे थोड़ी होते हैं। 20 मार्क्स मान लो, 40 मार्क्स में से 20 नंबर का तो यही आ रहा है। और तुम्हें बताऊं, बिजनेस स्टडीज़ में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग इतने आसान चैप्टर हैं। और देखो, तुम्हारा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग तो पहले ही टर्म 1 में हो चुका है, एमसीक्यू बेस। अब हमें करना है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैं बता रहा हूँ, मैं सारा चीज़ का रिवीजन करूँगा, तो इस चैनल को फॉलो कर लेना। रोज़ वीडियो आएंगे इस पर। और अगर रिवीजन पसंद आए तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी मदद मिले। तो आज पहले हम स्टाफिंग का, ये तो लेक्चर 1 है। ऐसे ही छोटी छोटी मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि रिवीजन करने में तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। जो बड़ी वीडियो रहती है वो बच्चे देखते हैं, अरे इतनी बड़ी वीडियो क्यों रिवीजन करें इसमें से, तो बच्चे सोचते हैं बहुत बड़ी है, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं छोटी छोटी लेक्चर वाइज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि छोटी वीडियो जो रहती है वो कोई भी देख लेगा और लगता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, तुम मूवी देखते हो 2.5 घंटे की, और वही तुम वेब सीरीज़ देखते हो। वेब सीरीज़ कम से कम रहती है 9 एपिसोड, वो कम से कम रहती है 5-6 घंटे की, एवरेज मान लो 5-6 घंटे की। लेकिन तुम मूवी देखने में सोचते हो 2.5 घंटे की है, क्या देखें। लेकिन वही वेब सीरीज़ जो 6 घंटे की है वो तुम देख लेते हो। तो यही इसका भी कॉन्सेप्ट है कि मैं तुम्हें लेक्चर वाइज करवाऊँगा। लेक्चर वाइज में ये रहेगा कि बिल्कुल टाइम से होगा सिलेबस, और तुम्हारा रिवीजन भी अच्छे से मैं करवा दूंगा। इस चीज़ की तुम टेंशन मत लो। बस शेयर सब्सक्राइब करवा देना अपने दोस्तों से। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं हम। लेकिन रुक जाओ एक मिनट, ये देख लो, जो ये है पार्ट बी में बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग है। फाइनेंशियल जिसमें 9वां चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये तो बहुत आसान चैप्टर है, ये तुम कर ही लोगे, मेरे को पक्का भरोसा है, ये तुम कर लोगे। दिक्कत आएगी तुम्हारे फाइनेंशियल मार्केट में, बिल्कुल थोड़ी दिक्कत। अगर वो भी मैंने अच्छे से करवा दिया ना, और तुमने रिवीजन कर लिया मेरे करवाने के बाद भी, तब तो तुम्हें रोक ही नहीं सकता कोई 40 में से 40 नंबर लाने से। और ये बात रही कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अकेले है 5 नंबर का। ये सबसे आसान, पूरी बुक का सबसे आसान चैप्टर है, तो मैं ये भी बता दूँ। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रुको दूसरे कलर से करता हूँ इसे। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, ये दोनों 15 नंबर का कवर कर रहा है। अब तुम देख लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तुमसे बोल रहा हूँ मैं अच्छे से तुम्हारा कवर करवा दूंगा। फाइनेंशियल मार्केट में बिल्कुल स्लाइटली तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आई, बिल्कुल बोल रहा हूँ, बिल्कुल। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो करवा ही दूंगा, वो बहुत आसान चैप्टर है। तो चलो चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आते हैं स्टाफिंग के मीनिंग पे। तो स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है, देखो जैसे बुक की डेफिनेशन दी हुई है, बुक में दी हुआ है स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग,
रुको 1 मिनट रुको, इसकी थोड़ी लेंथ कम करनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत देगा। थोड़ी सी लेंथ कम, हाँ ठीक है। देखो, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल। नहीं आएगा समझ में, मैं बताता हूँ। स्टाफिंग में देखो, तुमने प्लानिंग कर ली। प्लानिंग मतलब कि तुमने आगे का सोच लिया, तुम्हें क्या क्या सामान चाहिए, कौन से मैन चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए, वो होता है हम प्लानिंग में कवर कर चुके हैं, वो तो हो चुका है, तुम्हारा MCQ बेस हो चुका है। उसके बाद ऑर्गेनाइज में ये होता है जो तुमने प्लानिंग की थी, तुमने जैसे प्लानिंग की थी कि हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए, उसके बेसिस पे ही तुमने उसको ऑर्गेनाइज़ किया है, तो वो हो गई ऑर्गेनाइजिंग। और स्टाफिंग क्या होता है कि स्टाफिंग मतलब कि हायर करना पर्सन को। अगर तुमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली और काम करने के लिए किसी को रखा ही नहीं, क्या फ़ायदा उसका प्लानिंग करने का, ऑर्गेनाइजिंग करने का? ये तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है पूरी। तो इसलिए इसमें कह रहा है स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कॉम्पनसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल। स्टाफिंग का मतलब होता है मैन पावर की प्लानिंग, कितने मैन पावर की ज़रूरत है, ठीक है, कितने मैन पावर की ज़रूरत है, उनकी भर्ती करना, जो हमने रिक्रूटमेंट किया उसके बेसिस पर सिलेक्शन करना कि कौन सा बेस्ट एम्प्लॉय है जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करके देगा हमें। फिर जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद उनको और ट्रेनिंग देनी है ताकि और वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर पाए। उसके बाद है कंपनसेशन, जब वो लोग ट्रेनिंग करके थोड़े और कंपनी को मदद कर रहे हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस बनने में, उसके बाद उनको कंपनसेशन देना कि अच्छा काम करेंगे, कंपनसेशन देंगे तो वही होता है स्टाफिंग में। फिर प्रमोशन, उनका प्रमोशन, ये नहीं कि तुमने एक ही जगह पे एक ही पोजीशन पे उनको रखा है, मतलब आज भी वो एम्प्लॉई है और 10 साल बाद भी काम कर लेगा तब भी वो एम्प्लॉय रहेगा, कोई काम करेगा ही नहीं, मोटिवेशन है ही नहीं, कोई इज्जत है ही नहीं। सब सोचेंगे भाई इसमें तो वो होता ही नहीं है, इसमें मतलब स्कोप ही नहीं आगे बढ़ने का, तो कोई काम नहीं करेगा। तो स्टाफिंग में वही कह रहा है कि प्रमोशन भी होना चाहिए और मेंटेनेंस ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल मतलब कि एम्प्लॉयज़ थोड़े बदतमीज़ नहीं होने चाहिए। एम्प्लॉयज़ बदतमीज़ होंगे क्या करेंगे, मैनेजर से रोज़ लड़ाई वड़ाई होगी, उनकी रोज़ लड़ाई होगी तो कोई भी मैनेजर टिकेगा नहीं वहाँ पे। तो वही कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल। अब इसको रफ कर देता हूँ मैं, समझ आ गया होगा ये कि नहीं बेटा। अब देखो, तुम्हें ये वाली डेफिनेशन जो पहली वाली बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी बोल रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है स्टाफिंग में क्या होता है कि पर्सन को रखते हैं हम, हायर करते हैं, वही लिखा है स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। तुम इसे पॉइंट में देखोगे तब तुम्हें याद होगा, तुम ऐसे ही पढ़ने लगोगे जैसे स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऐसे में नहीं होगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने भी 12th की है और मेरे भी अच्छे परसेंट आए हैं और मैं DU के कॉलेज में हूँ, तो मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे करो, तुम्हारे 40 में से 40 नंबर आएंगे। और अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आ गए 12th में तो उसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट है। मैं क्या बताऊँ तुम्हें, DU के कॉलेज में हो गया ना तुम्हारा एडमिशन, तो लाइफ तुम्हारी एक तो सेट है, ऊपर से इतनी फ़ीस नहीं है कॉलेज की। आज के डेट में जाओ यहीं पे ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में जाओ, BCom पे कितनी फ़ीस ले रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी पढ़ लो। तुम सोच रहे हो कोरोना है पेपर टल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम पढ़ो अपना। तो मैं सॉरी टॉपिक से डाइवर्ट हो गया, तो अब ये करेंगे। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या होता है, मैन पावर, कितने मैन पावर की ज़रूरत है हमें, वो पहला पॉइंट ये लिखना है। स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ, जैसे एरो करके नहीं लिखते, मैन पावर प्लानिंग, ऐसे करके याद करोगे तो हो जाएगा। फिर रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर ट्रेनिंग, फिर कंपनसेशन, फिर प्रमोशन और फिर लास्ट में मेंटेनेंस ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल। अब तुम इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, कैसे शॉर्ट करोगे, जैसे स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग है तो जैसे MP याद कर लिया, इसको MP, फिर रिक्रूटमेंट का R याद कर लिया, MPR, फिर S सिलेक्शन का S याद कर लिया, MPRS, फिर T का ट्रेनिंग का T, MPRST, फिर कंपनसेशन का C, या फिर कोई भी तुम बना के याद कर लो। और या फिर दूसरी डेफिनेशन सुनो, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। सॉरी देखो, इसको है ग्रीन लेना, हल्का ग्रीन, हाँ तो ठीक है। देखो, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है,
फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। इसका मतलब हुआ फाइंडिंग द राइट पर्सन, हमें ऐसा इंसान ढूंढना है, जैसे मान लो तुम्हारे घर में बिजली ख़राब है, और बिजली ख़राब कह रहा हूँ, तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो तुम कारपेंटर को बुला के थोड़ी ले आओगे, बिजली वाले को ही बुला के लाओगे ना। तो वही लिखा है फाइंडिंग द राइट पर्सन, हमें स्टाफिंग में राइट पर्सन ढूंढना रहता है फॉर द राइट जॉब। अभी बताया, जैसे एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिसिटी का, कि अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो तुम बिजली वाले को बुला के लाओगे ना, वैसे फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन। और जैसे अभी एग्जांपल दिया कि बिजली वाले को घर पे बुला के लाओगे, मान लो कि वो बिजली वाला भी है लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है कैसे करना है ठीक, तो वो एक तो ठीक नहीं कर पाएगा, ऊपर से तुम्हारा टाइम और वेस्ट करेगा वो। तो वही इसमें लिखा फाइंडिंग द राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। फाइंडिंग द राइट पर्सन, सबसे पहले हमें स्टाफिंग में क्या करना रहता है, पॉइंट वाइज लिखना है इसको भी। फाइंडिंग द राइट पर्सन, पहले तो राइट पर्सन को फाइंड करना है, किसके लिए, फॉर द राइट जॉब, जो जॉब हम उसे ऑफ़र कर रहे हैं उसके लिए वो बंदा सही भी है कि नहीं है, तो पहले हमें वो चेक करना है। फिर उसके बाद हम जिस बंदे को हायर कर रहे हैं, जिस बंदे को हम जॉब दे रहे हैं, उसके पास उस चीज़ की क्वालिफ़िकेशन है भी कि नहीं है। और लास्ट में डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। जब हमने ये सब चीज़ देख लिए तो मान लो कि वर्कर जिसको हम हायर कर रहे हैं वो काम चोर है, तो हम रखेंगे नहीं ना उसको, हम ऐसा बंदा ढूंढेंगे जो काम कर रहा हो, वो काम से मुंह नहीं फेर रहा हो। तो वही लिखा है डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, और टाइम से हमें काम पूरा करके दें। तो लास्ट बार मैं बता दे रहा हूँ इसको, इसका है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। अब डेफिनेशन में ही हम पूरा दिन तो फोड़ेंगे नहीं, तो बस तुम इतना याद कर लो, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। देखो इतना आसान है, मेरे को भी याद हो गया। तो अब स्टाफिंग तो हो गया, मीनिंग इसकी। अब उसके बाद हम कवर करेंगे, ये देखो ये मैंने नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स मैं दूसरी वीडियो में अपलोड कर दूंगा और उसमें भी थोड़ा समझा दूंगा, तो तुम डाउनलोड कर लेना। देखो मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग नोट करो, क्योंकि अगर मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूँगा ना कि तुम फिर लास्ट में सोचोगे अरे हाँ हम तो कर लेंगे, लेकिन नोट करना सबसे बड़ी बात है। जब मैं ट्यूशन पढ़ता था तो जो हमारे सर थे, सर हमें दे भी देते थे ना, तो अगले दिन सुनते थे उससे खड़े खड़े कर सबको, तो ऐसे सबको याद रहता है। हमारी ट्यूशन में कम से कम, जब मैं पढ़ता था ट्यूशन में, तब कम से कम 90% बच्चे जो सर ने बोला वो याद करके लाते। यही तो कारण है कि हम लोग के अच्छे नंबर आ गए। तो सर को भी आज बच्चे याद करते हैं कि क्या सर क्या पढ़ाया था आपने, क्या आज तक हमें याद है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए तो उसके लिए 20 रुपये PDF लूँगा मैं, 20 रुपये पर PDF के, मतलब पूरा स्टाफिंग चैप्टर होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग नोट करोगे तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा। ऐसे ही मैंने लिख दिया, ये तो मेरी राइटिंग है, अब तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होगा। मेरे को तो याद है ये सब, लेकिन तुम्हें क्या फ़ायदा होगा इससे। तो तुम लोग नोट कर लो, या फिर PDF लेना है तो 20 रुपये पर PDF है। मैं तो मोटिवेट करूँगा बच्चों को अपने आप नोट करने के लिए। तो देखो अभी बताया था स्टाफिंग का मतलब क्या होता है। देखो स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। यही जो अभी बताया मैंने तुम्हें, वही है ये, ठीक है। और स्टाफिंग में क्या होता है, मैन पावर होता है, प्लानिंग, ये सब तो बता ही दिया मैंने, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन, मेंटेनेंस ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल, ये सब तो बता दिया। नोट्स गंदा करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद आता है एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग के। जब वो हम स्टाफिंग कर रहे हैं उसके एडवांटेज क्या हैं, क्या फ़ायदा मिलेगा हमें स्टाफिंग करके, मैन पावर को रख के क्या एडवांटेज मिलेगा हमें। तो यहाँ से देखो, ओके, एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प टू अटेन नंबर 1 पोजीशन इन द मार्केट एंड इनएफिशिएंट स्टाफ हायरिंग यू डाउन इन द मार्केट। अब इसका मतलब क्या है, जो एफिशिएंट स्टाफ रहेगा, जो रिसोर्स को वेस्ट नहीं करता होगा, जो रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल की तरह ट्रीट करे, अपने घर की तरह ट्रीट ना करे कि अरे ये मेरा सामान है ही नहीं, वेस्ट करो क्या होगा। तो वही होता है एडवांटेज क्या है स्टाफिंग का। पहली बात तो जो एफिशिएंट स्टाफ होगा वो
कंपनी की मदद करेगा ताकि कैसे वो नंबर 1 पोजीशन पर रहे मार्केट में। और जो इनएफिशिएंट स्टाफ रहेगा, जिसका मतलब ही नहीं है कंपनी से, वो हमेशा कंपनी को डाउन रखेगा, ब्रिंग यू डाउन इन द मार्केट। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये लिखा है द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस। ये बात तो सच है, जो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस रहता है वो उसके एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है। ये तो तुम्हें भी पता है, ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ एम्प्लॉयज़ का ही है। अब बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का बेनिफिट्स क्या है? तो पहला है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। इसका मतलब क्या है? फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। हमें ऐसे को हायर करना है जो कॉम्पिटेंट हो, जो कुछ करने की क्षमता रखता हो, जिसमें हो कि कंपनी के वो फ्यूचर को चेंज कर सके। तो आइए अब आगे डिटेल में देखते हैं इसको। ये तो हो गया, ये रहा, देखो लाइन वाइज पढ़ना। एज वी नो इन स्टाफिंग वी नीड टू फिल वैकेंट जॉब पोजीशन। ये तो हमें पता है कि स्टाफिंग में हमें जो जॉब खाली रहती है उनको भरना रहता है। हाउ एवर, लेकिन इफ़ वी आर नॉट एबल टू फिल वैकेंट जॉब पोजीशन देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। और उसमें अगर हम उस जॉब पोजीशन को फिल नहीं कर पाए तो उस किस काम की, मतलब वैकेंट जॉब निकली है तो कोई उसमें भर्ती ही नहीं कर रहा, तो उसका क्या इस्तेमाल है, क्या यूज़ है उसका? एंड बिकॉज ऑफ स्टाफिंग फंक्शन दैट एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड टू फिल द वैकेंट जॉब। और ये सब पॉसिबल स्टाफिंग की वजह से ही हो पाता है कि जो वैकेंट जॉब पोजीशन रहती है वो फिल हो जाती है। समझे? अब देखो सेकंड है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। अभी तुमको बताया कि जैसे मान लो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में 2 एम्प्लॉयज़ हैं। अब वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी वाले का एग्जांपल लेते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी वाला है, एक कारपेंटर है। तुमने कारपेंटर को लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी वाले की जगह कि जब भी कंपनी की बिजली जाएगी तब तुम करना, और इलेक्ट्रिसिटी वाले को लगा दिया कि फर्नीचर बनाने के लिए। तो अब देखो यहाँ से बार बार कलर की चेंज हो जाता है। ठीक है, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, अभी बताया इसका एग्जांपल। जैसे देखो इन स्टाफिंग में वी एक्सपेक्ट हायर परफॉर्मेंस। हमें क्या चाहिए एम्प्लॉय से कि वो अपनी कैपेसिटी का हायर परफॉर्मेंस दें, जितना वो कर सकते हैं उससे ज़्यादा हमें दें, ताकि बाय प्लेसिंग, कैसे देंगे वो? बाय प्लेसिंग कैसे देंगे वो? अगर मान लो कि एक है जो इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिसिटी के काम में, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती उसको लेबर के साथ लगा दिया, तो वो अपना हायर परफॉर्मेंस कैसे दे पाएगा? मान लो उसका दिमाग बहुत शार्प है, वो डिसीजन क्विक ले सकता है, लेकिन तुमने उसको एम्प्लॉय के साथ ही रखा जो बोझ हो सकता है, तो उसके दिमाग का क्या काम आया? तो वही कह रहे हैं कि प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। इसका मतलब है वी एक्सपेक्ट हायर परफॉर्मेंस। कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? जब उनको सही जगह पे हम रखेंगे। ठीक है, बाय कैसे रखेंगे? बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जब हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन आगे पढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी के लिए बस याद कर लो। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बेसिस पे, रिक्रूटमेंट चलो थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि आगे भी तो पढ़ना ही है। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, बहुत सारे लोग एक ही जगह अप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग एक ही जगह अप्लाई करते हैं, और जो कंपनी का HR रहता है वो उनको शॉर्ट लिस्ट करता है बाद में। और सिलेक्शन में क्या होता है, वही लोग सिलेक्ट होते हैं जो कैपेसिटी रखते हैं, और इसको नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। सिलेक्शन को क्यों बोलते हैं नेगेटिव प्रोसेस, ये याद रखना। नेगेटिव प्रोसेस सिलेक्शन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सिलेक्टेड कैंडिडेट रहते हैं वो कम रहते हैं, नंबर ऑफ़ सिलेक्टेड कैंडिडेट जो रहते हैं वो कम रहते हैं, नंबर ऑफ़ इज़ लेस देन द नंबर ऑफ़ रिजेक्टेड कैंडिडेट। रिजेक्टेड कैंडिडेट मतलब जितनों को वो लोग रिजेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा रहते हैं, उससे कम रहते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो बस इसमें हमें यही पढ़ना है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब में। इसमें देखो ये भी लिखा है, इन दिस एम्प्लॉयज़ आर गिवन पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफ़िकेशन। इसमें क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे हमें जॉब पोजीशन मिलती है। ये रफ कर दो। अब देखो थर्ड है ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। इस पॉइंट से क्या समझ आ रहा है? ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज मतलब कहीं ना कहीं बिज़नेस की ग्रोथ हो रही है। कैसे बिज़नेस की ग्रोथ होगी? तुम सोचो, एफिशिएंट स्टाफ से या इनएफिशिएंट स्टाफ से? तो इसमें होगा एफिशिएंट स्टाफ से। बाय अपॉइंटिंग, इसमें लिखा बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ। एफिशिएंट स्टाफ तो मैं बताया मैंने, एफिशिएंट स्टाफ होता है जो रॉ मटेरियल और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करता है, जो मतलब
बिल्कुल भी वेस्ट और मिनिमल वेस्ट करता है, उसको ही कहते हैं एफिशिएंट स्टाफ। स्टाफिंग गारंटी, स्टाफिंग हमें क्या गारंटी देता है? स्टाफिंग हमें गारंटी देता है कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। जैसा मान लो तुम्हारे कंपनी में तुम रोज़ ही नई भर्ती कर रहे हो और जो एम्प्लॉयज़ पुराने हो जा रहे हैं उन पर तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उनको निकालते जा रहे हो, तो क्या ग्रोथ हो पाएगी तुम्हारी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी ग्रोथ। क्यों नहीं हो पाएगी? जो तुम्हारे ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्सपीरियंस है, उनको पता है तुम्हारी कंपनी में क्या काम होता है, वो एक्सपर्टीज़ है, तो ऐसे में ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो वही कह रहा है कि बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ, स्टाफिंग गारंटीज इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। देखो मैंने एफिशिएंट का मतलब भी लिखा है तुम्हारे लिए, एबिलिटी टू अचीव एन एंड गोल विद लिटिल और नो वेस्ट। अभी बताया तुम्हें। स्टाफ एफिशिएंट का मतलब होता है कि एबिलिटी होनी चाहिए बंदे में कि वो एंड गोल तक तो पहुँचे ही और मिनिमल वेस्ट करे रिसोर्सेज का। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखो मैंने खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है पूरा तुम्हारे लिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो तुम भी कर लो अब थोड़ी मेहनत। अब देखो फोर्थ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। जब से स्टाफिंग चैप्टर पढ़ा है मैंने तब से मैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कह ही रहा हूँ तुमसे। देखो वो पॉइंट भी आ गया ऑप्टिमम। देखो अब इससे ऑप्टिमम का मीन्स क्या होता है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्स है उसको हमने पूरा यूटिलाइज़ किया है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन का एक एग्जांपल देता हूँ। कभी भी तुमने गन्ने का जूस पिया होगा, जो वेंडर रहता है, जो वेंडर है वहाँ का, वो क्या करता है 3 से 4 बार गन्ने को आगे करता है, फिर पीछे से निकालता है, फिर आगे, फिर पीछे, आगे, फिर पीछे, कितनी बार निकालता है जब तक वो पूरा उसमें से यूटिलाइज़ ना कर ले शुगर केन को। तो वही कह रहा है ऑप्टिमम का मीन्स क्या होता है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यूटिलाइज़ का अच्छे से इस्तेमाल करना थ्रू मैन पावर प्लानिंग। देखो मैन पावर प्लानिंग अभी पीछे बताया था। थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें कम से कम 50 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और तुम वहाँ पे हायर कितना कर रहे हो? 70। मान लो तुम कर रहे हो 70 हायर, ठीक है, 70 हायर कर रहे हो, लेकिन नीड है तुम्हें 50 की। तो ऐसे में क्या कंपनी का क्या होगा? कंपनी जो वर्कर्स 50 कर सकते थे वही 70 कर रहे हैं, 70 कर रहे हैं, तो सैलरी भी उनकी हाई हो जाएगी, फिर मतलब कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ेगा उनको। तो वही कह रहा है कि ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स का। और ये कैसे होगा? थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैन पावर प्लानिंग बताया था कि मैन पावर प्लानिंग में यह होता है कि हमें देखना पड़ता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की कितनी ज़रूरत है और हमने कितने हायर कर रखे हैं, वही होता है मैन पावर प्लानिंग, ये समझ लो। अब अगला है हेल्प्स इन कम्पीटिंग। कंपटीशन में कम मज़ा आएगा जब तुम्हारे पास ख़राब एम्प्लॉय रहेंगे, अच्छे एम्प्लॉय रहेंगे। तो इसमें होता है कि जब तुम्हारे पास बिल्कुल अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं और तुम टक्कर दे रहे हो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर नंबर 1 पोजीशन, तो इसमें मदद करते हैं। स्टाफिंग में अगर तुम अच्छे एम्प्लॉयज़ रखोगे ना तो मदद करेंगे वो तुम्हारे को टॉप मोस्ट गोल अचीव करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन भी खुश होगी। और जब ऑर्गेनाइजेशन खुश होगी तो कहीं ना कहीं तुम्हें कॉम्पनसेशन, तुम्हारी सर्वाइवल की कंडीशन और इम्प्रूव करेगी कंपनी। जैसे हेल्प्स इन कम्पीटिंग 5वां पॉइंट है एज टू ऑर्गेनाइजेशन ईजली एक्वायर। ये तो तुम्हें पता है, जो 2 ऑर्गेनाइजेशन आसान से फिज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज अरेंज कर सकती हैं, लेकिन उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट क्या बनाता है डिफरेंट उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को जो डिफरेंट बनाता है वो है एफिशिएंट स्टाफ। एक कंपनी में एफिशिएंट स्टाफ है, एक कंपनी में नहीं है, तो कौन सी कंपनी ज़्यादा गोल अचीव कर पाएगी? तो एफिशिएंट स्टाफ वाली। यही हेल्प्स इन कम्पीटिंग में। अब 6th है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ये 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ज़रूरी नहीं तुम 6, बुक में तो 7 है शायद, तो मैं सारे पढ़ा रहा हूँ तुम्हें क्योंकि ये तो मेरा काम है। लेकिन तुम्हें सबसे आसान लग रहा हो तुम वही लिखना पेपर में, ये नहीं कि आधा ऑप्टिमम का लिख दिया, आधा हेल्प्स इन कम्पीटिंग का लिख दिया, ये बिल्कुल मत करना। एक ही करो, अच्छे से याद करो। अब 6ठा देखो, इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। कैसे होगा इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन और मोरल एम्प्लॉयज़? जो स्टाफिंग फंक्शन है
वो ये नहीं है कि एम्प्लॉयज़ की भर्ती कर दी और वो ख़त्म हो गया स्टाफिंग पूरा। उसके अंदर क्या होता है, स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड विद द ओनली ऑफ अपॉइंटमेंट। उनके अपॉइंटमेंट के साथ ही ख़त्म नहीं हो जाता है, बल्कि इसमें क्या होता है, जब तुमने स्टाफिंग की मतलब उनकी भर्ती की, उसके बाद तुम्हें उनको ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग किस लिए देनी है, ताकि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स और रिसोर्स की बर्बादी ना कर पाएँ। फिर ट्रेनिंग दी तुमने, उसके बाद उनको प्रमोशन देना है। प्रमोशन क्यों देना है, प्रमोशन इसलिए देना है क्योंकि अगर तुम एक ही जगह पे उनको रखोगे तो कहीं ना कहीं वो बोर हो जाएंगे और वो कंपनी को छोड़ देंगे। कॉम्पनसेशन भी देना है उनके हार्ड वर्क पे। अगर कंपनी अचीव कर रही है कुछ गोल तो उनको कॉम्पनसेशन भी देना ज़रूरी है। ये एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के चलने का सीक्रेट भी होता है। ऑल दीज एक्टिविटीज़, ये जो सारी एक्टिविटीज़ मैंने तुम्हें ऊपर बताई ना अभी, ये क्या करती हैं, क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, बूस्ट करेगा मोराल। वो कहेगा यार ये ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे लिए इतना किया, जब मैं मुश्किल फ़ेज़ में था अपनी ज़िंदगी के तब इसने मेरे को कॉम्पनसेशन दिया, मेरे को इसने प्रमोशन किया, मेरे को ट्रेनिंग दिया, इस काबिल बनाया ताकि आज मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकूं। तो वो छोड़ेगा नहीं। तो जो ऊपर वाली ये बताया, ट्रेनिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन, ये सब क्या करने में मदद करेगी, बूस्टिंग द मोरल एंड मोटिवेटिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। और मोटिवेट भी करेगा, वो सोचेगा यार कंपनी मेरे लिए कितना कर रही है, मैं भी कंपनी को कुछ करके दूँ ना, तो वो भी कंपनी के लिए कुछ अच्छा करने की सोचेगा और एंड रिज़ल्ट में क्या होगा, बिज़नेस को ही बेनिफिट होगा। ठीक है, ये समझ गए, ये मिटा देता हूँ। ये सारे नोट्स मैं दूसरी वीडियो में प्रोवाइड करवा दूँगा आपको। और स्टाफिंग के ये पूरे PDF की कॉस्ट 20 रुपये, क्योंकि देखो मेरे को भी लिखने में बहुत टाइम गया है। तुम देख ही सकते हो, किसी का मैंने कॉपी वॉपी नहीं किया, ये मेरी खुद की राइटिंग है और मैंने तुम पे इतनी मेहनत की है, तो तुमको भी अब मेहनत करनी ही है। अब देखो, अब स्टाफिंग एंड HRM, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सबको पता है। स्टाफिंग बताई दिया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिकली कंपनी का HR कौन होता है, जो भर्ती करता है एम्प्लॉयज़ की। देखो हाँ, रुको, हाँ देखो मेरे साथ साथ पढ़ो। सॉरी मैं बोलना ही भूल गया, लेकिन बुक लेके पढ़ते ना मेरे साथ तो और ठीक रहता। मोबाइल में कितना देख लोगे, लेकिन अब छोड़ो, अब मेरे जो मैं दिखा रहा हूँ वही देखो, आप बुक मत खोलना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का प्रोसेस बताया ना। HR डिपार्टमेंट जो कि हायर करता है एम्प्लॉयज़ को, रिक्रूट करता है, वही है। विच डेवलप्स एंड मैनेजेस द ह्यूमन एलिमेंट, जो क्या डेवलप करता है ह्यूमन एलिमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को जो भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, लेबर की ज़रूरत है, वो सारा कौन पूरा करता है, HR डिपार्टमेंट। कैसे, किस बेसिस पर प्रोवाइड करता है, कभी कभी नॉलेज के बेसिस पे, कभी कभी स्किल के बेसिस पे, कभी कभी उनमें क्रिएटिविटी क्या है, टैलेंट क्या है उनमें, और पोटेंशियल क्या है, क्या करके दिखा सकते हैं फ्यूचर में जिससे कंपनी को बेनिफिट हो। तो वही होता है HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं HRM पूरा। तुम्हारे पापा की कंपनी में भी होगा HR, पूछना कभी वो क्या करता है, उसका यही काम रहता है कि वो भर्ती करता है कंपनी को मोस्ट बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज़ होता है, जो कंपनी को हर पॉसिबल वे में प्रॉफिट ही प्रोवाइड करवा के देगा, उसको रिक्रूट करता हूँ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो रहता है ऑर्गेनाइजेशन नीड को पूरा करता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटमेंट, सिलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉय, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, कंपनसेटिंग, ये सारा तो वही है। अभी तो मैं बताया ना अभी कि जब HR डिपार्टमेंट किसी को रिक्रूट करता है, उसके बाद बस उसका इतना ही काम नहीं है, उसके बाद उसको ट्रेनिंग देनी है, उसका प्रमोशन करना है, उसको कॉम्पनसेशन देना है, और भी बहुत सारे काम रहते हैं HR डिपार्टमेंट के। अब बस इतना ही करना, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये। HR डिपार्टमेंट सबको पता है क्या होता है, क्या काम रहता है, बता ही दिया मैंने तुमको ब्रीफ में। अब ये देख लो एक बार, स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ, तुम्हें तो पता ही है HR डिपार्टमेंट जो है हायर करता है वो स्टाफिंग का ही एक पार्ट है। तो प्रेजेंट डे, आज के दिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के में क्या क्या इंक्लूड होता है आज के दिन से मतलब मेरा ये है अब से जो HR करते हैं उनमें क्या क्या एक्टिविटीज़ उनके अंडर रहती हैं। तो पहला है, रुको रफ कर दो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये HR डिपार्टमेंट का ही काम होता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करें। मान लो कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 एम्प्लॉयज़ पूरे वर्क करते हैं
और उतनी ही ज़रूरत है कंपनी को, ना एक कम चाहिए ना एक ज़्यादा चाहिए। और वहीं पे 2000 एम्प्लॉयज़ को HR डिपार्टमेंट ने रिक्रूट कर लिया। उनको सैलरी कैसे दोगे तुम लोग, कैसे दोगे? कंपनी को तो लॉस में चल जाएगी। ऐसे जो काम 50,000 कर सकते हैं वो 52,000 क्यों करेंगे, ये बताओ। तो वही ह्यूमन रिसोर्स का काम रहता है कि एक नज़र रखते हैं वो कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कितने उनने ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करवा रखे हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसमें यही आता है। देखो दिखाता हूँ इसमें। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब धीरे धीरे, इट मीन्स इसका मतलब क्या है? डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड, कितने चाहिए और किस टाइप के चाहिए। टाइप से मेरा मतलब है जैसे हमें चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम होता है। जैसे हमें एक शार्प माइंड मैनेजर चाहिए कंपनी में, ठीक है, मैनेजर चाहिए कंपनी में, मैनेजर चाहिए, लेकिन हम रिक्रूट किसको कर रहे हैं? लेबर को। होगी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? बिल्कुल नहीं होगी। वही कह रहा है, डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल, कितने नंबर में चाहिए और किस तरीके के चाहिए हमें, टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन, और जो कि वैकेंट जॉब पोजीशन फिल कर पाएँ। सेकंड देखो अब इसमें एम्प्लॉइंग पीपल। HR डिपार्टमेंट क्या करता है? लोगों को रोज़गार देता है। कैसे देता है रोज़गार? रिक्रूटमेंट करता है, फिर सिलेक्शन करता है, फिर प्लेसमेंट कहाँ पे काम करेंगे वो सब देखता है। इसलिए एम्प्लॉइंग पीपल, HR डिपार्टमेंट एम्प्लॉय करता है पीपल को। थर्ड है कैरियर ग्रोथ। कैरियर ग्रोथ कैसे करता है HR डिपार्टमेंट? कैसे करेगा तुम बताओ? अभी कितनी बार बताया तुम्हें, कैसे करेगा वो? उनको ट्रेनिंग देके और डेवलपमेंट करेगा उन एम्प्लॉयज़ का। डेवलपमेंट कैसे करेगा? उनको उनके अंदर स्किल बिल्ड करेगा। एक जो स्किल बिल्ड करेगा वो उनकी हेल्प करेगा गोल अचीव करने में, तो वही कैरियर ग्रोथ। परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो भी एम्प्लॉयज़ को हमने ट्रेनिंग दी, उससे वो कितना सीखा, कितना उसने अचीव किया उससे, तो उसके बाद फीडबैक देते हैं HR, वो है ये। फिर मोटिवेशन, HR का काम ये भी रहता है कि उनको मोटिवेट कर पाएँ। मोटिवेट क्यों करना है? फाइनेंशियल कैसे कर सकते हैं, मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देके। फाइनेंशियल मतलब कि बोनस दे दिया, और नॉन फाइनेंशियल मतलब जैसे होता नहीं है कि वो उनका बीमा कर देते हैं कंपनी वाले या अपनी तरफ से कि इसको कुछ होगा तो आधे पैसे कंपनी देगी, आधे ये देगा, तो वही रहता है। और फैमिली को प्रोटेक्शन, घर वर प्रोवाइड करना, वो सब रहता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर। अब फिर उसके बाद है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या? मान लो कंपनी को बहुत मुनाफा करवाया उस एम्प्लॉय ने, तो उसको HR जो रहता है वो भी खुश होकर उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करवाता है कि इस बार इसने कंपनी का गोल अचीव करवाया। और कंपनसेशन कैसे देगा? मान लो लेबर है, उसका कंपनसेशन मैक्सिमम मान लो कि 2000 होगा, तो उसके बाद उसको दे रहे हैं हम लोग 5000, 10,000, ऐसा नहीं चलेगा ना। उनके बेस अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, वो HR डिपार्टमेंट तय करता है। फिर 7th है प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब कि प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी का मतलब रहता है कि उनको एक इज्जत मिले कंपनी में। वो भी काम किसका रहता है? HR डिपार्टमेंट का। रिव्यू एंड ऑडिट इसका मतलब होता है पर्सनल पॉलिसीज़ और प्रोसीजर, कि जो एम्प्लॉयज़ है वो प्रोसीजर, कंपनी के नॉर्म्स को कोई ब्रेक तो नहीं कर रहा, कोई उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। वही होता है रिव्यू एंड ऑडिट में, कि पर्सनल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर वो सारे HR काम करते हैं कि कोई भी ब्रेक तो नहीं कर रहा नॉर्म को। देखो बस इतना ही है इसमें। अब तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने जब पेपर दिया था और उससे पहले जो एक और बैच था उनने भी पेपर दिया था CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम में। स्टाफिंग प्रोसेस तो तुम वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लो। क्यों करोगे इंपॉर्टेंट टिक? क्योंकि स्टाफिंग प्रोसेस जो था मेरे टाइम में भी आया था और मुझसे पिछले साल वाले बच्चों के ये इतना इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें याद करवा दूंगा, आराम से याद हो जाएगा। लेकिन स्टाफिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हमें एक लाइन से ही चलना रहता है। ये प्रोसेस है, जैसे तुम मैगी बनाते हो, तो ये नहीं कि तुम पहले मैगी का गलत एग्जांपल ले लिया। अब बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम पहले पानी थोड़ी गर्म करते हैं, पहले तो हम मैगी डाल देते हैं, तो ये गलत एग्जांपल है। लेकिन
स्टाफिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, लाइन से ही चलते हैं हम। जैसे सीढ़ी है वो जैसे लाइन से चलती है ना ऊपर, यानी कि एक इधर है, एक 10 किलोमीटर दूर है वो वाली सीढ़ी, तो ऐसे नहीं, लाइन से ही जो चलती है उसको कहते हैं हम स्टाफिंग प्रोसेस। स्टेप्स क्या हैं स्टाफिंग प्रोसेस के? पहला, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। जब से स्टाफिंग पढ़ा है तब से बता रहा हूँ एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट क्या होती है। अब देखो इसमें, स्टाफिंग बिगिंस विद द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्रूटमेंट। ये पहला प्रोसेस है, याद रखना। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट या रिक्रूटमेंट दोनों लिख सकते हो। स्टाफिंग कैसे चालू होती है, भर्ती कैसे, मतलब कैसे चालू होगी स्टाफिंग? सबसे पहले तो हमें रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, कौन सा लेबर चाहिए, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है, फाइंड आउट नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन नियर फ्यूचर। उसमें हमें देखना रहता है कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, किस तरीके के चाहिए हमें, वो रहता है उसमें। मैन पावर रिक्वायरमेंट इज रिक्वायरमेंट नहीं, रिक्रूटमेंट होगा, सॉरी रिक्वायरमेंट ही होगा। मैन पावर रिक्वायरमेंट इज़ नॉट ओनली टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पीपल नीडेड बट ऑल्सो टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़। अभी बताया मैन पावर रिक्वायरमेंट का ये मतलब नहीं रहता कि बस कि एम्प्लॉयज़ भरते जाओ, कि क्या उनका मतलब क्या स्किल्स है उसके अगेंस्ट भरते जाओ एम्प्लॉयज़। तो ये मैन पावर रिक्वायरमेंट में बस यही बता रहा है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी चाहिए और किस तरीके के चाहिए वो भी मेंशन होना चाहिए इसमें। ठीक है, ये रफ कर देता हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ ब्रीफ में। जो स्टाफिंग रहती है वो मैन पावर रिक्रूटमेंट से ही स्टार्ट होती है, मतलब उसका प्रोसेस, और जिसका मतलब क्या होता है, फाइंड आउट नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय, कितने नंबर में और किस तरीके के एम्प्लॉयज़ चाहिए हमें। एग्जाम्पल तुम्हें शुरू में ही दिया था, जैसे एक बिजली वाला एक कारपेंटर है, तुमने कारपेंटर की जगह बिजली वाला रख लिया और बिजली वाले की जगह कारपेंटर रख लिया, तो वही है नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, कौन से नंबर कौन से तरीके के एम्प्लॉयज़ चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। चलो अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं। पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट, याद रखना। सेकेंड है रिक्रूटमेंट, तुम्हें बताया था ना जब उसमें आया था, तो अब देखो वही रिक्रूटमेंट आ गया। देखो, रुको कलर चेंज करने दो। देखो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। लोगों को अवेयर करो, अवेयर करना है लोगों को कि इस जॉब के लिए अप्लाई करें वो। ठीक है, आफ्टर एक्सेसिंग नंबर, सॉरी एनओ का मतलब नंबर है, अब मेरी आदत है एनओ लिखना तो मैंने लिख दिया, इसलिए मैंने बता दिया तुमको। आफ्टर एक्सेसिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में हमने क्या पढ़ा था, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, किस तरीके के चाहिए, वही बता रहा है कि मैन पावर रिक्रूटमेंट में हमें क्या चाहिए था, नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ के बाद मैनेजर क्या ट्राई करता है, दैट मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई फॉर द जॉब, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन को वाइड वैरायटी मिल जाएगी। वाइड वैरायटी मतलब कि वो चूज़ कर सकता है, इतनी वैरायटी होगी उसके पास और इतने स्किल सेट वाले वर्कर्स होंगे कि वो चूज़ कर सकता है उनमें। दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स अ वाइड वैरायटी एंड सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट एम्प्लॉय, और जो भी बेस्ट हो कंपनी के लिए वो सिलेक्ट कर ले, ये होता है रिक्रूटमेंट में। तीसरा है सिलेक्शन। तो पहला क्या था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट, जिसमें नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो भी ऑर्गेनाइजेशन को नीड रहता है उसके बेसिस पे हम रखते हैं उनको। दूसरा रिक्रूटमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अवेयर करते हैं कि जॉब के लिए अप्लाई करें, और उनमें से जो जॉब में अप्लाई करते हैं उनमें से वाइड वैरायटी मिल जाती है ऑर्गेनाइजेशन को, और उसमें से हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आए सिलेक्शन। जब हमने रिक्रूटमेंट कर ली कि इन में से करेंगे, फिर सिलेक्शन में क्या होता है, चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। फिर हम उनमें से देखेंगे कौन सा इस जॉब के लिए फिट बैठेगा उसमें, तो वही है चूजिंग द मोस्ट सूटेबल फॉर फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। सिलेक्शन इज़ डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व टेस्ट इंटरव्यू। सिलेक्शन कैसे होगा, टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा। हेयर सिलेक्टेड कैंडिडेट इज़ लेस देन द रिजेक्टेड कैंडिडेट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस। यहाँ पे क्या होता है, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो रहते हैं वो कम रहते हैं, बताया था पहले, इज़ लेस देन द रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, तो इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है सिलेक्शन का, सिलेक्टिंग द बेस्ट अमॉन्ग ऑल कैंडिडेट। तुम्हें बताइए सिलेक्शन का मतलब क्या है, सबसे बेहतरीन एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखना, वही है सिलेक्टिंग द बेस्ट अमॉन्ग ऑल कैंडिडेट्स। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बस यही लिखना है सिलेक्शन में जितना मैंने प्रोसेस नेगेटिव प्रोसेस तक लिखा है, लेकिन फिर भी लिख दोगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, नंबर और मिलेंगे। ये
याद करना की ज़रूरत है तुम्हें? बताओ ऑब्जेक्टिव क्या होगा सिलेक्शन का, क्या ऑब्जेक्टिव होगा? यही होगा, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट रखे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। रियलाइज़ कैंडिडेट हाउ सीरियसली थिंग्स आर डन इन, और उनको ये रियलाइज़ करवाना है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई मजाक नहीं है, हमें कम्पीट करना है फॉर नंबर 1 पोजीशन। तो हमें कैंडिडेट को रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में सारी थिंग्स सीरियस होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज। तो अब मेरे पीछे पीछे एक बार रिपीट करना। पहला क्या था स्टाफिंग प्रोसेस में? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट, जिसमें नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कितने कौन से एम्प्लॉयज़ कौन से तरीके के हमें चाहिए। दूसरा है रिक्रूटमेंट, हम लोग वाइड वैरायटी, हम लोग सबसे बोलते हैं कि हमारे जॉब के लिए अप्लाई करो, उसमें से मोस्ट सूटेबल वन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन में हम ये देखते हैं कि कौन से हमारी जॉब पोजीशन को एकदम फिट बैठेगा, उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं। और नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं इसको? सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ रिजेक्टेड पर्सन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड पर्सन। अब फोर्थ है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में क्या होता है? प्लेसमेंट का मतलब देखो, ऑक्यूपाइंग ए पोस्ट फॉर विच ही इज सिलेक्टेड। प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि उसको जॉब पोजीशन पे प्लेस कर देना जिसके लिए उसको हमने सिलेक्ट किया था। लिखा है देखो, आफ्टर सिलेक्शन एम्प्लॉय इज गिवन अपॉइंटमेंट लेटर एंड इज आस्क्ड टू ऑक्यूपाई वैकेंट जॉब पोजीशन। सिलेक्शन के बाद एम्प्लॉय को बोला जाता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर उनको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, उनको वैकेंट जॉब पोजीशन दे दी जाती है। वही होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में। प्लेसमेंट में होता है बस ये चीज़। प्लेसमेंट का मतलब फिर से सुन लो, ऑक्यूपाइंग, जिस जॉब पोजीशन के लिए उसको हमने सिलेक्ट किया था वो उसको वो जॉब पोजीशन दे देना। प्लेसमेंट का मतलब अपॉइंटमेंट लेटर दे देना उसको। अब ओरिएंटेशन देखो सॉरी, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय विद द एग्जिस्टिंग। ओरिएंटेशन का मतलब रहता है कि जो नए एम्प्लॉयज़ जो हमने अभी सिलेक्ट किए थे उनको अब जॉब जो प्रोवाइड कर रहे हैं हम, उनको पुराने एम्प्लॉय से मिलवाना, ताकि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके ऑर्गेनाइजेशन में। वही है इसमें। जैसे ये सब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती हैं, ज़्यादातर ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। देखो लिखा है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू फॉर्मलाइज न्यू एम्प्लॉय विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। यही है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब इसको समझो। ट्रेनिंग पता ही है तुम्हें, और डेवलपमेंट कैसे होगा ये भी तुम्हें पता है। टू इम्प्रूव कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड टू मोटिवेट देम इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। रुको ये सारा कर देता हूँ, रुको तुम्हें दिखेगा नहीं, और हल्का करना है, रुको। देखो इसमें लिखा है टू इम्प्रूव कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय जो है वो मान लो 5 साल पहले आया था, तुम उसको ट्रेनिंग दे रहे हो, उसी जॉब पोजीशन पे वही काम कर रहा है जो 5 साल पहले वो कर रहा था, तो उसका डेवलपमेंट हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा डेवलपमेंट उसका। वो वही मूर्ख जड़ बुद्धि वही रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा वो आगे लाइफ में। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल रहता है कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। वही लिखा है टू इम्प्रूव कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड टू मोटिवेट दैम इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये ज़रूरी रहता है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग जब देंगे तो उसके बाद ही डेवलपमेंट प्रोसेस बिगिन होता है। और उनके लिए अपॉर्चुनिटी खोल देना, ताकि अगर वो आज वैसे कंपनी का मेन मोटो यही रहता है कि जब हमने उनको ट्रेनिंग कर दी तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जा पाएँ, इसलिए वो अट्रैक्टिव पैकेज ऑफर करते हैं उन एम्प्लॉयज़ को। और अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉय सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर स्किल, अपनी स्किल बढ़ा सकें। वही लिखा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली मोटिवेट एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ को तो मोटिवेट करता ही है, लेकिन क्या करता है? इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। वही जो एम्प्लॉयज़ है, तुमने उसको मान लो पहले ट्रेनिंग नहीं दी, वो बहुत रिसोर्स का वेस्ट कर रहा था, जैसे ही तुमने ट्रेनिंग दे दी वो रिसोर्स का धीरे धीरे करके कम वेस्ट करने लगा, तो इससे अल्टीमेटली तुम्हारा ही फ़ायदा है। तो इसमें भी लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन का ही बेनिफिट होता है। चलो अब एक बार मेरे पीछे पीछे एक बार रिवाइज़ कर लो, चिल्ला के बोलो। पहला क्या था स्टाफिंग प्रोसेस में? पहला था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट, जिसमें नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, कितने नंबर चाहिए और किस तरीके के चाहिए। दूसरा है रिक्रूटमेंट, लार्ज पीपल को बोलो कि जॉब के लिए अप्लाई करें ताकि हमें वाइड वैरायटी मिल सके उनमें से चूज़ करने के लिए। थर्ड है सिलेक्शन,
सिलेक्शन में क्या होता है, मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट जो कि वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए सूटेबल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसको नेगेटिव प्रोसेस भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें रिजेक्टेड पर्सन मोर रहते हैं सिलेक्टेड पर्सन से। चौथा है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट बता दिया, जिस जॉब पोजीशन के लिए तुमने उसको सिलेक्ट किया वो जॉब पोजीशन प्रोवाइड करवाना है उसको। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि न्यू एम्प्लॉयज़ को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ मिलवाना। ओरिएंटेशन छोटी कंपनी नहीं करवाती हैं, बड़ी कंपनियां करवाती हैं। कैसे करवाती हैं, ऑर्गेनाइज़ करती है ओरिएंटेशन प्रोग्राम ताकि नए एम्प्लॉय और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट हो पाए। फिफ्थ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बताए, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है एक पार्ट ऑफ टाइम के बाद, ताकि वो कंपनी में एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर पाए। एफिशिएंट मतलब रिसोर्स की ज़्यादा वेस्टेज ना कर पाए, और उससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट लास्ट में जो बेनिफिट होगा वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट तो बताया था तुम्हें वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन करवाती है ओरिएंटेशन। तो ये देखो, हाँ, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विच डज नॉट हैव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं ना उनकी इतनी मतलब इतने पैसे नहीं रह पाते कि वो HR डिपार्टमेंट को दे पाएँ। तो लोग क्या करते हैं, वो देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग द जॉब फॉर सम टाइम्स देयर इज़ नीड दैट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मस्ट बी इवेल्युएटेड। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करने वाला है नहीं, HR डिपार्टमेंट है नहीं कि वो देखेगा एम्प्लॉयज़ को कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है, ट्रेनिंग देने के बाद उनको, और जब वो जॉब परफॉर्म कर लेते हैं उसके बाद देयर इज़ नीड, किस चीज़ की ज़रूरत है, ताकि उन पर नज़र रख सके कि एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मस्ट बी इवेल्युएटेड, कि जो पहले वो परफॉर्मेंस दे रहा था और जो अब वो दे रहा है उसके बीच में कोई डिफरेंस है, या वो और रिसोर्स वेस्ट कर रहा है या रिसोर्स को एफिशिएंट यूटिलाइज़ कर रहा है, वो देखने के लिए यही होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। देखो अब इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है, इसमें डेफिनेशन तो नहीं, मतलब ये डिफाइन किया हुआ है। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिफर्स टू इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। परफॉर्मेंस अप्रेजल जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है परफॉर्मेंस से रिलेटेड होगा, तो वही बोल रहा है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड। जैसे स्टैंडर्ड सेट कर दिया तुमने कि आज 200 यूनिट बनना ही चाहिए, और जब तुम एट द एंड ऑफ डे जब तुम जा रहे हो तो तुम देख रहे हो कि 100 बन रहा है, फिर तुम चले गए, फिर अगले दिन फिर से तुमने 200 कर दिया, फिर तुम देख रहे हो 120 बन रहा है, फिर तुम चले गए, फिर तुमने देखा कि अगले दिन 140 बन रहा है। तो ऐसे ऐसे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का यही काम होता है कि देखना कि उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है और वो रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं कि नहीं। वही लिखा है, द स्टैंडर्ड्स आर मेड नोन टू एम्प्लॉयज़ इन एडवांस। ये सारे स्टैंडर्ड एम्प्लॉय को पहले ही बता दिए जाते हैं। इतना ही लिखना है तुम्हें, ये तो नीचे वाला मैंने ऐसे ही लिख दिया, ऐसे ही नहीं मतलब याद करवा दूंगा तुम्हें। सुपीरियर का काम क्या होता है, प्रिपेयर अ फीडबैक रिपोर्ट ऑन द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ। जो सुपीरियर रहता है, बताया ना स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में HR को पैसे देने के लिए रहते नहीं है, तो जो सुपीरियर रहता है उनका वो फीडबैक रिपोर्ट तैयार करता है कि कितनी उनने परफॉर्मेंस दी। अब दूसरा देखो, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग का मतलब क्या, प्रमोशन का मीन्स क्या होता है, बताया था प्रमोशन का मतलब क्या होता है, बीइंग प्लेस्ड एट हायर जॉब पोजीशन। जिस जॉब पोजीशन, मान लो आज वो सुपीरियर है, मान लो आज वो लेबर है, तुमने उसको डायरेक्ट बना दिया सुपीरियर, ये तो वो हुआ ना, लेबर के बाद वो एम्प्लॉय बनेगा, एम्प्लॉय के बाद जब वो अच्छा काम करेगा तब वो सुपीरियर बनेगा। तो वही है, प्लेसिंग एट हायर जॉब पोजीशन विद मोर पे जॉब सेटिस्फैक्शन। उसको जब वो जॉब पोजीशन उसकी चेंज होगी तो उसको ज़्यादा पेमेंट भी तो मिलेगी, जॉब सेटिस्फैक्शन अलग से, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जनरली ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट एम्प्लॉयज़ आर गिवन प्रमोशन। ये जो मैंने लिखा था, ये जो फीडबैक रिपोर्ट तैयार होती है उसके बेसिस पे ही एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन और अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो हायर जॉब पोजीशन पे आ सके। तो ये इम्पोर्टेंट है, कर लेना। ये मिटाओ, इसे रफ कर दो। कोई डाउट होगा तो क्लास के नीचे कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट रेस कर देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं तुम्हें
तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर सको। अब थर्ड है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन तुम्हें पता ही होगा, जो बना के लिख नहीं पाते, मैं वो उनसे कह रहा हूँ कि तुम एक बार बस इसे पढ़ो, एक बार इसे पढ़ो, मतलब जिनकी थोड़ी इंग्लिश में हार्ट टाइट है, तो तुम्हें तो याद ही करना पड़ेगा फिर। और याद क्या करना पड़ेगा? मोस्टली कीवर्ड्स में कंपनसेशन, जैसे ये सब तो तुम ही लिख ही दोगे, जैसे इट रेफर्स टू प्राइस, इट रेफर्स टू, तो मतलब ऐसा कुछ आगे तुम लिख ही दोगे। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? तुम सोचो ना, प्राइस ऑफ द जॉब, क्या प्राइस है जॉब की प्राइस, मतलब कि अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो तुम्हें कितना कंपनसेशन मिल रहा है, कितना बोनस मिल रहा है, वही होता है कंपनसेशन। इट इंक्लूड्स रिवॉर्ड, जैसे रिवॉर्ड, इंसेंटिव। अब ये नहीं कि तुम रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो तुम्हें कंपनसेशन मिलेगा, भूल जाओ, नहीं मिलेगा। कंपनसेशन भी उनको ही मिलता है जो कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनसेशन तुम्हें तब से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब होता है जो कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा उसको कंपनसेशन मिलेगा। ये तो तुम्हें दिमाग में है, ये तुम लिख नहीं पाओगे कुछ भी बना के, बताओ। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये सब बताने वाली चीज़ नहीं, ये सब तुम खुद भी लिख सकते हो। एक बार लाइन पढ़ो और फिर सोचो कैसे लिखना है इसको, कैसे लिखना है। अब तुम पूरा दिन भर सोशल मीडिया पे रह रहे हो, वही दिमाग में चल रहा है, वही सारे मीम, वही सारे गाने दिमाग में चल रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी होगा। अब देखो, सीरियस टाइम में फ़ोन वोन रख दो साइड में, बिल्कुल। अब दोस्त वोस्त का टाइम नहीं है, दोस्त पूछ रहा है कि भाई कहाँ से पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है, तो बोल हाँ भाई पढ़ रहा हूँ। दोस्त तो हैं ही, थोड़ा डिमोटिवेट भी करते हैं वो लोग। डिमोटिवेट कैसे करेंगे? वो भी बोल देंगे मैं नहीं पढ़ रहा। तुम सोचोगे अरे यार ये तो पढ़ नहीं रहा, मैं क्यों पढ़ूँ फिर? ऐसे वो लोग करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि उनके उस पर मत आओ, तुम पढ़ो। अब दोस्तों से बात कम कर दो, जब तक पेपर हो जाए तब करना उसके बाद। अब बता दिया, पहला परफॉर्मेंस अप्रेजल है, पहला परफॉर्मेंस अप्रेजल, दूसरा प्रमोशन कैरियर प्लानिंग, तीसरा कंपनसेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल बता दिया कि एचआर डिपार्टमेंट नहीं रहता छोटे ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो तीनों प्रोसेस हैं ये किसके लिए? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पहले ही बता रहा हूँ। और वो था, वो स्मॉल और बिग दोनों के लिए। ये उन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एचआर को पैसे नहीं दे पाते। देखो यहाँ पे लिखा भी है, विच डज नॉट हैव ह्यूमन रिसोर्स, जिनमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होगा उनके लिए ही है बस ये वाला, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, नहीं तो स्टाफिंग प्रोसेस में तुम्हें वही वाला लिखना है जो बताया मैंने। एस्टिमेटिंग मैन पावर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, वही सब, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और जिनमें नहीं है उसमें लिखना पहला परफॉर्मेंस अप्रेजल, अभी बताया तुम्हें, दूसरा प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, ये बताया था फिर से, राइट जॉब पोजीशन पे उनको रखना है और उनको प्रमोशन करते जाना है। और तीसरा कंपनसेशन, अगर अच्छा काम कर रहा है, रिसोर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करवा पा रहा है तो उसको कंपनसेशन भी देना। चलो अब अगला पेज, ये इस क्लास का लास्ट पेज है। इसके बाद लेक्चर 2 में मैं इसके आगे से पढ़ाऊँगा। तो क्या है ये, किस में है? कंपनसेशन में है, ठीक है? पहले बता रहा हूँ कंपनसेशन का पार्ट है। कंपनसेशन अब तुम्हें पता चल गया क्या हो गया होता है। अब ये देखो, सॉरी, देखो डायरेक्ट पेमेंट क्या होती है? डायरेक्ट पेमेंट सच एज बेस सैलरी एक्सेट्रा। डायरेक्ट पेमेंट मतलब कि उनको डायरेक्ट जितना उनने काम किया उनके बेसिस पे उन्हें वेज दे दिया, सैलरी दे दिया और ख़त्म कर दिया। इनडायरेक्ट पेमेंट क्या होता है? मोस्टली कंपनीज आजकल प्रोवाइड करवाती है मेडिकल फैसिलिटी और इंश्योरेंस की फैमिली को, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की फैमिली को प्रोवाइड करवाती है और एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाती है। ये होता है इनडायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट कोई भी पूछे क्या बोलोगे? वेज सैलरी जो भी मिलती है कंपनी से। इनडायरेक्ट पेमेंट क्या बोलते हैं? जो भी कंपनी का प्रोवाइड करवाती है मेडिकल फैसिलिटी और इंश्योरेंस जो भी एम्प्लॉयज़ के ऊपर होता है वो इनडायरेक्ट पेमेंट के अंदर आता है। अब इन्होंने डायरेक्ट पेमेंट को इलेबोरेट किया होगा। ये दो तरीके के होते हैं, एक टाइम बेस्ड, एक परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड में क्या होता है? इट मीन्स सैलरी, इसका मतलब सैलरी वेजेस आर पेड ऑन डेली मंथली। टाइम बेस्ड में क्या होता है? सैलरी वेज जो भी मिल रही है वो तुम्हें एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिलेगी। जैसे मान लो एक पेंटर है, वो जब काम कर लेगा उसके बाद ही उसको पेमेंट मिलेगी। या फिर एक वर्कर है, वो अनलोडिंग करवा देगा उसके बाद ही उसको पेमेंट मिलेगी। यही है टाइम बेस्ड पेमेंट, मतलब टाइम के बाद ही मिलेगी, टाइम के अकॉर्डिंग मिलेगी। मतलब या वो डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, ईयर बेसिस भी हो सकता है। जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो ईयर बेसिस पे भी काम करते हैं। यही है परफॉर्मेंस बेस्ड। एज द नेम सजेस्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड में तुम्हें क्या समझ में आ रहा है?
अंडर दिस मेथड द पेमेंट इज़ मेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसमें परफॉर्मेंस बेस में क्या होता है, कंपनी बोलती है अपने एम्प्लॉयज़ से कि 200 यूनिट तो तुम्हें बनाना ही बनाना है। देखो 200 यूनिट तो तुम्हें बनाना ही बनाना है, ठीक है। और उसके ऊपर जितने भी तुम, जैसे मान लो 200 यूनिट का वो दे रही है 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपये दे रही है। उसके ऊपर बोलती है जितना भी तुम एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे 200 से ऊपर उस पर प्लस 20 रुपये। जैसे मान लो एम्प्लॉयज़ ने, ये मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, कंपनी ने क्या बोला, रुको ऊपर कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ये तो तुमने देख लिया, परफॉर्मेंस बेस्ड बता रहा हूँ तुम्हें। कंपनी ने बोला, रुको पेंसिल की ये पतली कर लो ताकि आराम से हो। हाँ, कंपनी ने बोला 200 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ ने कहा हाँ। फिर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि 200 यूनिट जो तुम प्रोड्यूस करोगे उस पे तो तुम्हें 50 के हिसाब से मिलेंगे ही, लेकिन जितनी भी एक्स्ट्रा यूनिट तुम प्रोड्यूस करोगे, एक्स्ट्रा यूनिट जितने भी तुम प्रोड्यूस करोगे उस पर प्लस 20 रुपये मिलेंगे। मान लो उसने प्रोड्यूस किए 250, ठीक है, 250, तो 200 पे तो उसको 50 रुपये ही मिलेंगे, ठीक है। और जो बाकी 50 बचे उस पे उसको मिलेंगे 20 के हिसाब से। तो कितने हो गए, 200 इंटू 50 1000 और 50 इंटू 20 ये हो गए 100। तो टोटल उसको 1100 रुपये मिलेंगे। सॉरी ये थोड़ा वो हो गया। तो टोटल उसको 1100 रुपये मिलेंगे। समझ आया ये परफॉर्मेंस बेस्ड और टाइम बेस्ड में। टाइम बेस्ड में क्या होता है कि एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिलता है। परफॉर्मेंस बेस्ड में जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतना अच्छा इंसेंटिव या फिर कह लो इतनी अच्छी पेमेंट मिलेगी। ठीक है, आज के क्लास के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। बहुत मेहनत लगी है नोट्स बनाने में, और मैं नोट्स इस लिंक नहीं तो अगली वीडियोस में प्रोवाइड करवा दूंगा। और बताया था लिंक का PDF का कॉस्ट है 20 रुपये। और अगर तुम नोट करना चाहोगे अगली वीडियो में पूरा मैं PDF दिखाऊंगा, नोट करना चाहोगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। और मैं मोटिवेट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वो नोट ही कर लें, क्योंकि जो तुम अपने हाथ से लिखोगे वो तुम्हें याद रहेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें प्रोवाइड करवाऊँगा मैं PDF वो तुम डाउनलोड कर लेना। Let it bang, bang.